फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ में हम लोग ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़े थे। जो पदार्थ की 3 अवस्था है, मूल अवस्था है ना। तो उसी चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। ये प्रश्न है ना। तो पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, उसके 2 कारण हैं। यदि उसके तापमान में परिवर्तन किया जाए और दूसरा कारण है यदि दाब में परिवर्तन किया जाए। ठीक है, तो इन 2 सिचुएशंस में पदार्थ जो है अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो पहला कारण है तापमान परिवर्तन का प्रभाव और दूसरा कारण है दाब परिवर्तन का प्रभाव। बारी बारी से देखेंगे दोनों को। तो तापमान परिवर्तन का प्रभाव, इसके अंतर्गत जो है मुख्य 3 बिंदु है। पहला है गलनांक या संगलन, दूसरा है क्वथनांक और तीसरा है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो ये 3 है क्या? तो ठोस से द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसे हम संगलन कहते हैं या उसे हम गलनांक कहते हैं। और द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम क्वथनांक कहते हैं और गैस से ठोस या फिर ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला टॉपिक हमारा क्या है? गलनांक। देखते हैं गलनांक या संगलन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम क्रियाकलाप के माध्यम से देखेंगे। तो क्या है, एक सतह है, उस पे हमने एक लोहे का स्टैंड लगाया है और एक बर्नर लिया है और बर्नर के ऊपर एक बीकर लगा हुआ है, रखा हुआ है। और बीकर में क्या है? थर्मामीटर है जिससे टेम्परेचर हम मापते हैं और एक कांच का छड़ है। ठीक है, और इस थर्मामीटर को क्या करते हैं, लोहे के स्टैंड की सहायता से उसे हम टाइटली कस देते हैं। ठीक है, और इस बीकर में क्या है, बर्फ का कुछ टुकड़ा है। मान लीजिए कि बर्फ का 150 ग्राम टुकड़ा है। ठीक है, उसके बाद करना क्या है कि बर्फ यानी कि ठोस है। बर्फ क्या है? ठोस है। ठीक है, तो यहां से फिर हम क्या करते हैं, इस बर्नर को ऑन करते हैं और बर्नर जब ऑन होता है तो यहां से उसमें ऊर्जा इसे बीकर को मिलने लगता है। ठीक है, तो जब हम ऑन करते हैं उस समय हम क्या करेंगे, थर्मामीटर का जो तापमान है उसे हम नोट कर लेंगे। ठीक है, जितना भी होगा उसके बाद बीच बीच में इस टेम्परेचर को हम नोट करते जाएंगे। ये बर्नर हमारा ऑन रहेगा, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि ये बर्फ जो है जब तक पूरी तरह से पिघल नहीं जाता है, ये टेम्परेचर जो है क्या है, समान रहता है। जितना मैंने फर्स्ट में नोट किया था शुरू में, जब बर्फ पिघलने तक टेम्परेचर क्या है इस थर्मामीटर का, ना तो बढ़ता है ना घटता है, समान रहता है, एक समान रहता है बर्फ पिघलने तक। तो ऐसा क्यों होता है? चूंकि हम यहाँ से बराबर तो इसको उसमें ऊर्जा दे रहे हैं, ये स्टोव का बर्नर हमारा ऑन है, बराबर उसे हम गर्म कर रहे हैं, फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो ये उसमें ऊर्जा गया कहाँ? तो उसमें ऊर्जा को क्या करता है, बर्फ अवशोषित कर लेता है। ठीक है, जिसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और बर्फ चूंकि उसमें ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, इसी कारण थर्मामीटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है जब तक कि बर्फ पूरी तरह से पिघल नहीं जाए, है ना। तो होता क्या है कि जब इसे हम गर्म करते हैं बर्फ को, तो ठोस बर्फ का जो पार्टिकल्स है, उस ठोस का जो पार्टिकल्स है उसकी गतिज ऊर्जा क्या है, बढ़ जाती है। बर्फ के कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और इतनी बढ़ जाती है कि उसके पार्टिकल्स के बीच का जो आकर्षण बल है उसे पार कर जाती है, मतलब उसे तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। और उसके पार्टिकल्स क्या है, उसके कण एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं और वो क्या है, ठोस से वो द्रव में बदल जाते हैं। पार्टिकल्स चूंकि स्वतंत्र हो जाते हैं तो उसकी अवस्था क्या है, बदल जाती है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया था। और एक बर्फ पिघलता कब है, जब एक गलनांक, उसमें ऊर्जा जब हम बराबर दे रहे हैं तो गलनांक बिंदु एक होता है ना।
उस तापमान पे जब पहुंच जाता है, गलनांक बिंदु पे जब पहुंच जाता है ना, तो ये बर्फ क्या है, अपनी अवस्था को बदलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गलनांक और संगलन है क्या। ठीक है, तो गलनांक को हम परिभाषा के अनुसार से देखेंगे। तो क्या है गलनांक? गलनांक किसे कहते हैं? जिस तापमान पर, है ना, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है ना। वह टेम्परेचर क्या कहलाता है? इसका गलनांक कहलाता है। ठीक है, तो बर्फ का जो गलनांक बिंदु है वो कितना है? बर्फ का, देखिए, बर्फ का गलनांक, इसका जो गलनांक है वो है 273.16 केल्विन। ठीक है, लेकिन सुविधा के लिए हम इसे कितना लिखते हैं? 273 केल्विन लिखते हैं। ठीक है, और 273 केल्विन इक्वल टू होता है कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 273 केल्विन इक्वल टू कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 केल्विन, है ना। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है संगलन। अब है कि संगलन किसे कहते हैं? तो संगलन और गलनांक सेम है। ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहा जाता है ना। संगलन भी कहा जाता है ना। उसके बाद है कि गुप्त ऊष्मा, है ना। एक पॉइंट का था हमारा गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो तापमान में, किसमें? तापमान में बिना किसी तरह का वृद्धि दर्शाए, है ना, बिना किसी तरह का वृद्धि दर्शाए जिस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। जब हम गर्म कर रहे थे तो तापमान हमारा बढ़ नहीं रहा था, है ना। तो बिना किसी तरह का वृद्धि दर्शाए जिस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत अगला पॉइंट्स हमारा है संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। तो देखते हैं क्या होता है वो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। प्रसुप्त ऊष्मा क्या होता है संगलन की? तो वायुमंडलीय दाब पर, तो सबसे पहले समझिए वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? तो हमारे चारों ओर जो हवा का प्रेशर है, हवा का जो दाब है ना, उस हवा के दाब को ही क्या कहते हैं? हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, तो संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या है? वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर, है ना, द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं, है ना। जैसा कि उसमें हम बर्फ का टुकड़ा लिए थे, है ना, वो क्या है? ठोस था। तो 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए मैंने जितना नीचे से क्या है ऊष्मीय ऊर्जा दिया, है ना। जब बर्नर ऑन किए तो क्या था वहां पे? ऊष्मीय ऊर्जा बीकर को मिल रहा था। तो जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता हुई उस ठोस को गलने में, यानी द्रव बनने में, उसी ऊष्मीय ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना होता है? 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की जो ऊर्जा होती है उसी तापमान पर, मतलब इसी तापमान पर बर्फ के कणों की, है ना, बर्फ के कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है उससे क्या होती है? अधिक होती है। किसका? जल का। अब कहिए अधिक कैसे होता है? तो जब हम वहां पे उसमें बर्नर को ऑन किए थे
तो थर्मामीटर से हम टेम्परेचर को नोट किए थे, ठीक है। और जब तक ये बर्फ हमारा पिघल नहीं गया था, तापमान हमारा क्या था, समान था। यानी वो हमारा बर्फ पिघला तो हमारा टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन था, ठीक है। बर्फ पिघलने तक तापमान चूंकि समान था तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 0 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या है, बर्फ पिघला है ना। यानी स्टार्टिंग में भी 0 डिग्री सेल्सियस था और लास्ट में भी क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस। ये जगह 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, बर्फ पिघल गया, है ना। तो पिघल गया तो ये द्रव बन गया। ये क्या बन गया, द्रव बन गया, यानी कि पानी, है ना। तो इस प्रकार से पानी जब बन गया और यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे ही बर्फ बना हुआ था, यानी कि ये क्या था, ठोस था। तो आप इससे मतलब सोच सकते हैं कि पानी के जो कण का जो गतिज ऊर्जा जो होगा वो क्या होगा, बर्फ के कण के गतिज ऊर्जा से अधिक होगा, तभी तो ये द्रव में है। और ये क्या है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए है ना, एक दूसरे को पकड़े हुए, आकर्षित किए हुए है इसके कण एक दूसरे से। और इसके कण क्या है, स्वतंत्र हो गए। द्रव के कण क्या है, ठोस से तो कुछ ज्यादा ही स्वतंत्र है, तभी तो ये द्रव है ना। तो वही कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जल के कणों की जो ऊर्जा होती है, यानी गतिज ऊर्जा जो होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही बर्फ के कणों की गतिज ऊर्जा से क्या है, अधिक होता है, ठीक है। तो इस गलनांक क्या था, संगलन, और संगलन की प्रसुप्त उष्मा और गुप्त उष्मा, ये सारे हम लोग पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं क्वथनांक। क्वथनांक क्या है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्वथनांक, ठीक है। पहला गलनांक था, दूसरा क्वथनांक है। क्वथनांक किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं क्वथनांक क्या है। तो सेम उसी प्रकार से है सारा चीज, सिर्फ यहाँ पे जो है बर्फ था और यहाँ पे हमने अब जल ले लिया है, ठीक है। बाकी लोहे का स्टैंड है, वर्नर है, बीकर है, थर्मामीटर है, कांच की छड़ है ना। बर्फ के जगह पे हमने क्या लिया है, जल ले लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि फिर इसको हम जल को गर्म करेंगे। वर्नर को ऑन किए, यहाँ से उष्मीय ऊर्जा ये बीकर को दे रहा है वर्नर, और जल हमारा क्या है, वो वाटर गर्म हो रहा है, ठीक है। तो जब हम इसे गर्म करते हैं, इसे ऑन करते वक्त हम क्या करेंगे, इस थर्मामीटर का टेम्परेचर को नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बीच बीच में भी थर्मामीटर से टेम्परेचर को नोट करते जाएंगे जब हम इसे गर्म कर रहे होंगे, है ना। तो आप देखेंगे कि मान लिया जाए कि शुरू में 0 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, फिर कुछ हुआ होगा 10 डिग्री सेल्सियस होगा, 20 होगा, 30 हुआ होगा। जब आप देखेंगे कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, है ना, जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है थर्मामीटर का टेम्परेचर, तो आप देखेंगे कि जल जो है वो वाष्प में बदलना चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो तापमान है ना, ये जो इस तापमान पे क्या है, जल वाष्प में बदलना चालू हो जाता है, और यही तापमान जो है इस जल का जो है क्या कहलाता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है ना। यही टेम्परेचर क्या कहलाता है जल के लिए, क्वथनांक बिंदु इसका कहलाता। तो अब क्वथनांक की परिभाषा देखते हैं, क्या है, वायुमंडलीय दाब पर, है ना। वायुमंडलीय दाब यानी कि हमारे चारों ओर हवा का प्रेशर, ये तो चूंकि हमेशा ही रहेगा, है ना। आप जहां भी रहेंगे वहां वायुमंडलीय दाब रहेगा, हवा हमारे चूंकि चारों तरफ फैला हुआ है ना। इसीलिए इसको डेफिनेशंस में ऐड किया जाता है कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान, है ना, जिस पर द्रव क्या है, उबलने लगता है, जिस पर द्रव उबलने लगता है और गैस में बदलना शुरू हो जाता है, उसे इसका क्वथनांक कहते हैं, है ना। जिस तापमान पर द्रव क्या हो, उबलने लगे
और गैस में बदलना स्टार्ट हो जाए, शुरू हो जाए, तो वह जो तापमान कहलाता है वह इस द्रव का क्या कहलाता है? क्वथनांक बिंदु कहलाता है। जैसे जल कितना डिग्री पे उबलने लगता था? 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि 100 डिग्री यानी कि 373 केल्विन। तो ये जो टेम्परेचर है ये जल का क्या हो गया? क्वथनांक हो गया, है ना। 373 केल्विन जल का क्वथनांक हो गया, या 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्वथनांक क्या है? एक समष्टि गुण है, और जल के लिए यह तापमान क्या है? 373 केल्विन है, यानी कि जल का जो क्वथनांक है वह कितना है? 373 केल्विन। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट है कि 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन तापमान पर वाष्प के कणों की गतिज ऊर्जा इसी तापमान पर जल के कणों की गतिज ऊर्जा से अधिक होती है। वाष्प, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, यानी कि उनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है ना। तो वही है कि वाष्प के कणों की गतिज ऊर्जा, अच्छा स्वतंत्र क्यों होते हैं? गैस के पार्टिकल्स स्वतंत्र क्यों होते हैं? क्योंकि उसके कण की जो गतिज ऊर्जा होती है वो काफी अधिक होती है ना। इसीलिए एक दूसरे से वो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। तो ये वही है कि 373 केल्विन तापमान पर चूंकि हमारा जल उबलकर क्या होता है? वाष्प बनने लग जाता है। तो वाष्प जब बनता है तो क्या है? वो फैल जाता है ना। वो बीकर में थोड़ी ही रहता है, वो क्या होता है? वाष्प बन के बाहर उड़ जाता है। तो उड़ता क्यों है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के जो गतिज ऊर्जा है ना, उसके कण की जो गतिज ऊर्जा है वो काफी अधिक है। तो वही है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प के कणों की गतिज ऊर्जा जो होती है वो जल के कणों की गतिज ऊर्जा से क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, क्वथनांक में हम लोग एक चीज और देखेंगे कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, जैसे हम लोग पढ़े थे गलनांक में संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, तो उसी प्रकार से क्वथनांक में है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। किसे कहते हैं? तो वायुमंडलीय दाब पर, है ना, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर, है ना, वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे कि हम लोग गलनांक में देखे थे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा में कि वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी, है ना, ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते थे। तो उसी प्रकार से इसको भी परिभाषित किया जा सकता है ना। अब चलिए चलते हैं कि ऊर्ध्वपातन क्या है। तीसरा पॉइंट हमारा है तापमान परिवर्तन के प्रभाव में ऊर्ध्वपातन, है ना। तो इसे सबसे पहले क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? एक बर्नर है, ठीक है, और इस स्टोव के इस बर्नर के ऊपर जो है एक चीनी मिट्टी का क्या है? प्याली रखा हुआ है। चीनी मिट्टी का क्या है? प्याली है ना। और इस प्याली में क्या है कि अमोनियम क्लोराइड लेते हैं, ठीक है, या आप कपूर भी लेकर के, कपूर का चूर्ण लेकर के भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? इस प्याली में कपूर या अमोनियम क्लोराइड लेते हैं। यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड लिया हुआ है ना। अब इसके ऊपर क्या है? एक कीप, है ना। कीप को क्या करेंगे? उल्टा करके इस प्याली के ऊपर ऐसे ढक देंगे इसको, अमोनियम क्लोराइड को, है ना। और इसके चूंकि कीप का जो दूसरा भाग होता है वो क्या होता है? सकरा होता है और खुला हुआ होता है। तो इस खुले हुए भाग पे रुई के टुकड़े से इसको क्या करेंगे? बंद कर देंगे, है ना। और ये क्या है? उल्टा रखा हुआ कीप है। अब क्या करेंगे कि इस बर्नर को क्या करेंगे? यहाँ से ऑन कर लेंगे, यहाँ से ऑन कर लेंगे, चालू हो जाएगा।
ये इसको उष्मा देने लगेगा, है ना। उसके बाद देखते हैं कि ये जब गर्म हो जाता है तो अमोनियम क्लोराइड क्या है, सीधा क्या होता है कि वाष्प बन जाता है और इसमें जो है इस कीप के साइड में ये क्या है, जम जाता है ना। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे इसमें कि ठोस से क्या चीज में बदलता है, द्रव में, और उसके बाद क्वथनांक में पढ़े थे द्रव से किस में बदलता है, वाष्प में, है ना। प्रक्रिया ये था बदलने का, ठोस से द्रव और द्रव से वाष्प। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जैसे कि अमोनियम क्लोराइड हो गया, कपूर हो गया, जो ठोस से क्या है, सीधा वाष्प में बदल जाता है और वाष्प से फिर सीधा ठोस में बदल जाता है ना, जिसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस से सीधा वाष्प में और वाष्प से सीधा ठोस में जो बदल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जैसे कि अमोनियम क्लोराइड है, कपूर है। तो वही है कि यहाँ पे मैंने अमोनियम क्लोराइड लिया था तो ये क्या था, ठोस अवस्था में था, है ना। और ठोस से यह क्या हुआ, डायरेक्ट वाष्प में चेंज हुआ और वाष्प के बाद फिर इसके कीप के किनारे भाग पे क्या है, ये जम गया, है ना। यानी वापस जो है ठोस में आ गया, यानी ठोस से वाष्प में बदला और वाष्प से किस में फिर बदल गया, ठोस में बदल गया। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है, अब इसको हम परिभाषा के माध्यम से देखते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा, तो ऊर्ध्वपातन द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, है ना, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से, किस से, ठोस से सीधे गैस और वापस ठोस, ठोस से सीधे गैस और फिर वापस किस में, ठोस में, है ना, बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बहुत ही आसान है, ठोस से सीधे गैस और गैस से पुनः ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दाब परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है, तो दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या है कि दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकता है। दाब के बढ़ने और तापमान के क्या है, घटने से गैस द्रव में बदल सकता है ना। और द्रव क्या है, ठोस में भी बदल सकता है यदि क्या किया जाए, तापमान को बहुत ज्यादा घटा दिया जाए और दाब को बढ़ा दिया जाए तब। अब ये द्रव ठोस में कैसे बदल सकता है, तो आप बर्फ को देखे हैं, है ना, बर्फ क्या है, ठोस है। तो पानी का टेम्परेचर बहुत कम कर दिया जाता है तो क्या होता है, जम जाता है, ठोस में बदल जाता है। तो यदि दाब को बढ़ा दिया जाए और तापमान को क्या किया जाए, घटा दिया जाए, तो गैस द्रव में बदल जाता है और द्रव क्या होता है, ठोस में बदल जाता है। अब कहिए कि गैस द्रव में कैसे बदल जाएगा, तो आपके घर में रसोई गैस का उपयोग होता है, एलपीजी, है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, खाना बनाने के लिए उपयोग होता है सभी के घरों में। तो ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्या है, ये तो था गैस, लेकिन इसका दाब जो इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया कि ये लिक्विड में परिवर्तित हो गया, है ना। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये तो एक्चुअली क्या था, गैस था, लेकिन इसका दाब जो है बहुत ज्यादा बढ़ाया गया। क्यों, क्योंकि छोटे से सिलेंडर में ज्यादा से ज्यादा गैस आ सके, है ना, इसलिए इसके क्या है, ज्यादा से ज्यादा गैस जो है कम आयतन वाले सिलेंडर में आ सके, इसलिए क्या किया गया, इसके दाब को बढ़ाया गया, जिसके कारण क्या है, गैस लिक्विड हो गया, है ना। तो दाब को बढ़ा करके और टेम्परेचर को घटा करके क्या किया जा सकता है, गैस को द्रव में और द्रव को ठोस में बदला जा सकता है। ठीक है,
जैसे क्रियाकलाप में हम लोग देखते हैं कि 3 सिलेंडर लेते हैं, ठीक है, ये पहला हो गया, दूसरा सिलेंडर और तीसरा सिलेंडर, और इसमें क्या है, एक पिस्टन लगा हुआ है ना, क्या है, पिस्टन है, ये बीच वाला भाग पिस्टन लगा हुआ है। ये कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से काफी अट्रैक्शन फोर्स उसमें बहुत कम ही होता है, बहुत कम होता है, तो काफी एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो ये गैस के पार्टिकल्स हैं। आप देख रहे होंगे कि पिस्टन अभी यहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे है, यहाँ पे। इसमें देख रहे हैं कि पिस्टन यहाँ पे है और इसमें यहाँ पे है, ठीक है। तो अभी तो एक किस अवस्था में है, गैस अवस्था में है। इसमें जो सब्सटेंस है, पदार्थ है, वो किसमें, किस अवस्था में है, गैस में। जब क्या किया गया है, तापमान को घटाया गया है, कहाँ पे, यहाँ पे। टेम्परेचर को क्या किया गया है, घटाया गया है, और इस पिस्टन को क्या है, नीचे दबाया गया है। दाब जो है, प्रेशर को बढ़ाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो गैस था, है ना, ये दब करके जब दबाए तो ये क्या बन गया, ये लिक्विड बन गया, है ना, ठीक है। अब जब इसको और ज्यादा दबाया जाएगा और टेम्परेचर को और घटाया जाएगा, है ना, टेम्परेचर को और घटाया जाएगा और जब प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो वही लिक्विड क्या बन जाता है, ठोस बन जाता है ना। द्रव क्या बन जाता है, ए लिक्विड यानी द्रव बन जाता है ठोस, है ना। तो इस तरह से हम दाब परिवर्तन का जो है पदार्थों पे होने वाले प्रभाव को देख सकते हैं कि दाब परिवर्तन करके भी पदार्थ की अवस्थाओं को बदला जा सकता है, ठीक है। अब है कि जैसे कि देखें कि आप तापमान घटाए और दाब को बढ़ाए तो गैस से क्या बन गया, लिक्विड, द्रव, और जब और तापमान को घटाया और दाब को बढ़ाया तो द्रव से बन गया ठोस, है ना। और जब फिर पुनः ये क्रिया इधर से भी उल्टा भी होगा, ये भी एक ठोस है। अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए और दाब को क्या किया जाए, घटाया जाए, तो ये ठोस से क्या बन जाएगा, द्रव। और फिर और ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ाया जाए और दाब को घटाया जाए तो द्रव से क्या बन जाएगा, द्रव से बन जाएगा गैस, है ना, ठीक है। तो ये दाब परिवर्तन के एक्टिविटीज हैं, क्रियाकलाप है, ठीक है। अब बात आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है जब वायुमंडलीय दाब का माप क्या हो, 1 एटमॉस्फेयर हो, है ना। तो जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 जो है द्रव अवस्था में आए बिना, है ना, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। एक ठोस CO2 है ना, ठोस CO2 जो है 1 एटमॉस्फेयर को ATM से सूचित करते हैं, ATM। जब वायुमंडलीय दाब क्या हो, 1 एटमॉस्फेयर हो, तो एक ठोस CO2 जो है द्रव अवस्था में आए बिना सीधे किस में बदल जाता है, गैस में, है ना। इसीलिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, ठीक है, शुष्क बर्फ कहते हैं। और कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो क्या है, ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाते हैं, है ना। जैसा कि हम लोग पीछे पढ़े थे, ठोस से सीधा गैस में और गैस से पुनः वो किस में चेंज हो जाता है, ठोस में। ऊर्ध्वपातन में पढ़े थे ना। जैसे कपूर या अमोनियम क्लोराइड जो है उसका क्या है, टेम्परेचर इस भी तो दाब इसका बढ़ा हुआ है। अगर दाब को कम कर दिया जाए और टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो अमोनियम क्लोराइड और कपूर जैसे जो सब पदार्थ हैं वो क्या है, होंगे ठोस से सीधा गैस में और गैस से फिर ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये था
तापमान और दाब परिवर्तन का प्रभाव है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि पदार्थ को जो है तापमान और दाब में परिवर्तन कर करके उसकी अवस्था को बदला जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है, जैसे एक एटमॉस्फेयर है ना। अब है एक एटमॉस्फेयर, सबसे पहले समझिए कि दाब का मात्रक क्या होता है। तो दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक होता है पास्कल, है ना। क्या होता है? पास्कल। इसको पीए से सूचित करते हैं, ठीक है। और एक चीज है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना पास्कल होता है? एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। और है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि समुद्र की सतह पर जो होता है वो वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है ना। और इसे सामान्य दाब कहा जाता है। तो आप इसे नोट कर लें कि समुद्र की सतह पर जो होता है वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर होता है ना, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है? सामान्य दाब कहा जाता है। सामान्य दाब कहा जाता है, ठीक है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब जो होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, जिसे सामान्य दाब कहा जाता है। तो आज इतना ही, और शेष रह गया इसमें वाष्पीकरण और पदार्थ की जो 2 अवस्थाएं हैं, एक प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसको हम अगले क्लास में देखेंगे। और उसके बाद कुछ प्रश्न है, इसे भी देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज और आप देख ही लीजिए कि थोड़ा सा है, तो ये था कि ठोस से द्रव और द्रव से गैस और गैस से पुनः ठोस, ये बदलने की जो प्रक्रिया थी, ठोस से द्रव में बदलने। अब है कि ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, है ना। ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संगलन। और द्रव से पुनः ठोस यानी कि जमना हो गया। और द्रव से हो गया गैस, वाष्पीकरण के द्वारा वो जो होता है, क्या होता है? द्रव गैस में बदल जाता है। पढ़े थे जैसे कि क्वथनांक में पढ़े थे कि निश्चित बिंदु पे जो है ना, क्वथनांक बिंदु पे जो है द्रव किस में बदल जाता है? गैस में। और गैस जो है, गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। और ठोस से गैस और गैस से ठोस, ऊर्ध्वपातन में पढ़े थे कि ठोस से जो है, ये पढ़े थे ना किप वाला, तो वो क्या था कि ठोस से गैस और गैस से ठोस बनने की प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।